नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि एक तरफ जहां पर रोहित और अनिका दोनों ही गार्डन में अपनी कॉफी पीने के बाद जब अनिका किचन में वहां पर कप रखने के लिए जाती है तब हेड सर्वेंट वहां उनसे कहता है, मैडम अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ मिल गई। रिया बेबी ने आपको अपने कमरे में बुलाया है। हेड सर्वेंट की ये बात सुनकर अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। रोहित और अनिका जैसे ही अब बच्चों के कमरे की तरफ बढ़ते हैं तो वो वहां पर दरवाजा ऑलरेडी पहले से खुला हुआ था। वो देखते हैं कि वहां तो उनकी पूरी की पूरी फैमिली पहले से ही एंजॉय कर रही थी। और अब जब अनिका और रोहित वहां पर जाते हैं तो अब रिया वहां पर कहती हैं, मामू देखो ना हमें कितना टाइम हो गया है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। रिया की ये बात सुनकर तो अब करण गुलेरिया कहते हैं, अब हमें ये तो बताओ कि करना क्या है और आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है, क्योंकि आपने बेटा सभी को यहाँ पर एकत्रित किया है। क्या इसका कोई और भी रीजन है या ये बस एक यही है। अपने नानू की ये बात सुनकर अब रिया कहती है, ओफो नानू हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ बातें करेंगे, मस्ती करेंगे और क्या, क्योंकि देखो ना हमारी पूरी फैमिली साथ में है। पता नहीं क्यों हर बार बस ये बात मुझे ही दिखाई देती है, मैं ही बस सबको यहाँ पर एकत्रित कर लेती हूँ, नहीं तो पता नहीं आप सबको एक दूसरे से बात करने का समय भी है या नहीं। ये सब सुनकर तो वहाँ पर अब सभी के चेहरे पर अब स्माइल आ जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ अभी भूमिका और निखिल दोनों ही अपना क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे थे। वहां पर टेरेस पर स्लो म्यूजिक के साथ साथ दोनों ही अब डांस कर रहे थे। भूमिका अब निखिल से कह रही थी कि तुम मेरे अंदर जूलियट की कोई क्वालिटीज नहीं है ना, यही कहा था ना तुमने। भूमिका अब निखिल को ये बात कहते हुए घूर घूर कर देखने लगती है, क्योंकि भूमिका को अभी भी जो कॉलेज में हुआ था वो सब अच्छी तरह से याद था। क्योंकि जिस तरह से अनिका ने जूलियट का और वहां पर कैल्विन ने रोमियो का प्ले रोल किया था, तो उन्हीं को कंपेयर करते हुए कि रोमियो और जूलियट की तरह हमारी लव स्टोरी क्यों नहीं है। तब निखिल ने उसे ये जवाब दे दिया था। भूमिका को अब इस तरह से खुद को घूरता हुआ देखकर अब निखिल कहता है, तुम्हें बताओ ना भूमिका, क्या कोई क्वालिटी है तुम्हारे अंदर, क्योंकि अगर मुझे लगा तो मैंने वो बोल दिया, लेकिन अब तुम भी तो देखो ना कि तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज है, मुझे भी बताओ, क्या पता मैं मुझे ना दिखाई दे रही हो। ये सुनते ही अब भूमिका कहती है, मैं जूलियट की क्वालिटी के बराबर नहीं बल्कि मैं तो उससे ज्यादा ही खूबसूरत हूँ, देखो जरा मेरी खूबसूरती। ये सुनते ही तो अब निखिल भूमिका की तरफ देखता और कहता है, जरा देखो तो मैं तुम कितनी खूबसूरत हो। एक बड़े ही शरारती अंदाज के साथ अब निखिल भूमिका को घूरता है। वो भूमिका के चेहरे को बड़े ही ध्यान से देखता है। जब निखिल भूमिका के चेहरे को देख रहा था तब भूमिका एक प्यारा सा क्यूट सा फेस बनाती है ताकि निखिल उसे कोई कॉम्प्लीमेंट दे। लेकिन निखिल ने अभी भूमिका के ये सब एक्सप्रेशन देख लिए थे और अगर निखिल यहाँ पर फिर से उसे कुछ भी शरारती अंदाज में कहता तो शायद फिर से भूमिका का गुस्सा उसके नाक पर आ जाता। इसलिए उसे ऐसे घूरते हुए अब निखिल कहता है, हाँ लग तो तुम सुंदर ही रही हो और जहाँ तक मैं जानता हूँ शायद जूलियट से भी कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही हो। ये सब शब्द सुनते ही अब भूमिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। अब निखिल कहता है, लेकिन और क्या भूमिका, और तो कोई खूबी बताओ ना। अब निखिल की ये बात सुनते ही अब भूमिका ने आओ देखा ना था, वो जल्दी से अब निखिल के चिक पर उसे एक जल्दी से किस कर देती है। भूमिका की एकदम से ये किस निखिल ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि भूमिका इतनी जल्दी कुछ एक्शन करेगी, इसलिए अब वो भी बस फटी हुई आंखों से भूमिका को ही देख रहा था। अब भूमिका निखिल से कहती है, अब बताओ निखिल है या नहीं है।
अब भूमिका के इस एक्शन से तो अब निखिल अभी भी अभी तक अब अपने ही शौक में था, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आया कि भूमिका ने इतनी जल्दी क्या किया। लेकिन हाँ, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज से खुश जरूर था। इसलिए अब वो बस अपनी फटी हुई आंखों से भूमिका की तरफ बस हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। अब भूमिका कहती है, अब बताओ, अब भी क्या तुम यही कहोगे? अब भूमिका की ये बात सुनकर अब निखिल कहता है, नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि अब तो शायद मैं कह ही नहीं सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर जूलियट जैसी कोई क्वालिटी ही नहीं है। इधर छत पर भूमिका और निखिल दोनों के बीच में ही अपनी यही छोटी मोटी नोकझोंक चल रही थी। निखिल और भूमिका अब एक दूसरे के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। उन दोनों ने वहीं पर ही वो अपना डांस कर रहे थे। डांस वगैरह करने के बाद अब निखिल भूमिका को अब फिर उसके बदले में किस करता है, जहाँ कभी वो अब उसके फोरहेड पर किस करता है, तो कभी अब वो उसके गालों पर, तो कभी कंधे पर। इस एक रोमांटिक डांस में भूमिका भी अब निखिल का उसमें साथ दे रही थी, क्योंकि ये बहुत टाइम के बाद ये दोनों आज अपना एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। क्योंकि एक तरफ से अब भूमिका का स्पेशल डिपार्टमेंट वाला मिशन भी ऑलमोस्ट उनकी नज़र में पूरा हो चुका था, और इतने समय के बाद क्योंकि उन्हें टाइम नहीं लग रहा था, तो इसलिए आज उनके लिए आज की ये शाम बड़ी ही रोमांटिक थी। वहीं दूसरी तरफ अपनी बातों में अब उनको वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ था। इधर अब रेखा मौसी कहती है कि अब चलो बच्चों सो जाओ, क्योंकि रात काफी ज्यादा हो गई है। अब क्योंकि सभी वहां पर बैठकर अपनी अपनी बातें कर रहे थे। सभी एक दूसरे के साथ इधर बच्चों के कमरे में टाइम स्पेंड कर रहे थे। अब रेखा मौसी की ये बात सुनते ही अब रिया कहती है, ओफो बड़ी मौसी, बस थोड़ी देर और देखिए ना, बड़ा मजा आ रहा है बातों में, क्योंकि देखो सभी की बातों में ही मुझे तो इतना मजा आ रहा है कि मेरा तो मन कर रहा है कि मैं सुबह तक बस ऐसे ही जागती रहूं और ऐसे ही आप सबसे बातें करती रहूं। रिया की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, बेटा अभी बाद में देखो, हम फिर किसी दिन फिर ये सब बातें करते हैं। देखो अभी रात सच में ही बहुत हो चुकी है, और वैसे भी सभी को नींद आ रही है, क्योंकि सभी आज अपने काम में बिजी थे, और शायद कल सुबह बहुत से लोगों को तो सुबह जल्दी उठना भी होगा, इसलिए अभी सबके लिए सोना बहुत ही जरूरी है। अपने नानू की ये बात सुनकर अब रिया कहती है, ओके नानू। और फिर अब वो सभी को एक दूसरे अब वो फिर सभी एक दूसरे से मिलते हैं, और अब वो सभी को अब गुड नाइट बोलकर बच्चों के वे रूम से वे सब निकल जाते हैं। इधर बच्चे भी अब उन सबको गुड नाइट बोल देते हैं। अब रोहित और अनिका दोनों ही अब बच्चों के साथ ही रुक जाते हैं, क्योंकि अब तक उनके कमरे से पूरी की पूरी फैमिली जा चुकी थी, लेकिन अनिका और रोहित दोनों अभी भी बच्चों के रूम में ही थे। जैसे ही सभी वहां से चले गए, तभी रोहित अब उस रूम का दरवाजा बंद कर देता है, और अब वो बच्चों से कहता है, चलो अभी आप सभी सो जाइए। ये सुनते ही अब रिया कहती है, डैड बस थोड़ी देर और। अपनी प्रिंसेस की ये रिक्वेस्ट सुनकर अब रोहित उसे मना नहीं कर सकता था, क्योंकि रिया ने जिसे क्यूटनेस के साथ जिस पपी फेस की तरह रोहित से ये रिक्वेस्ट की थी, उसे सुनकर तो अब रोहित की ना निकली ही नहीं। हालांकि रात ज्यादा हो चुकी थी, रोहित खुद बच्चों को कह रहा था सोने की, लेकिन रिया की रिक्वेस्ट को सुनकर अब वो हाँ कह देता है, और ऐसे ही वो सभी अब फिर से एक दूसरे के साथ ऐसे ही कुछ समय के लिए फिर से बातें करने लग जाते हैं। कुछ देर ऐसे ही एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और फिर वो सभी अब एक दूसरे के साथ वहीं पर ही सो जाते हैं, जहां पर बच्चे तो जल्दी सो गए थे, लेकिन अनिका और रोहित दोनों अभी भी बच्चों को ही बड़े ही ध्यान से देख रहे थे उन्हें सोते हुए, और कब उनकी भी उन्हें देखते देखते आंख लग जाती है, उन्हें भी इस चीज का पता नहीं चलता। नेक्स्ट मॉर्निंग अपने बच्चों के रूम में अब रोहित और अनिका की आंखें खुलती है, तो वो देखते हैं कि बच्चे तो अभी तक गहरी नींद में सो रहे हैं। इसलिए दोनों अब एक एक करके तीनों ही बच्चों को बारी बारी से उनके माथे पर एक एक किस करते हैं, और फिर वो दोनों ही बच्चों के रूम से बड़े ही आराम से बाहर निकल कर आ जाते हैं। बच्चों के कमरे से बाहर निकलने के बाद अब रोहित और अनिका एलिवेटर की तरफ बढ़ते हैं, और एलिवेटर से जाते हुए वो अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं।
कुछ ही देर की वॉकिंग के बाद अब वो अपने रूम में पहुंचते हैं तो अब अनिका रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा, मैं पहले शावर लेकर आती हूँ। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित भी हाँ में अपना सिर हिला देता है। तो वहीं अब तक करण गुलेरिया ने भी अभी राजीव को एक मैसेज ड्रॉप कर दिया था आज की मीटिंग के लिए। करण ने मैसेज में लिखा था कि तुम 11 बजे तक वहीं पर आ जाना जहां पर हम हमेशा ही मिलते थे। कुछ ही देर के बाद अब क्योंकि करण ये सब भेज चुका था और करण भी अब शावर वगैरह लेने के लिए चला गया था। कुछ देर के बाद जब करण वापस से पूरी तरह से रेडी हो चुका था तब उसके फोन पर अब राजीव का उसके मैसेज का रिप्लाई आता है। क्योंकि जब करण गुलेरिया ने अपने फोन में उस नोटिफिकेशन को देखा तो अब उसमें उसी के मैसेज पर अब राजीव गुलेरिया ने थम्स अप का एक इमोजी भेजा हुआ था। ये देखकर तो अब करण गुलेरिया अपने फोन को साइड टेबल पर रख देते हैं और फिर अब वो क्योंकि शावर तो वो पहले से ही ले चुके थे, लेकिन उन्हें जैसे कि अभी इस मैसेज के अकॉर्डिंग उन्हें जाना था तो अब वो उस हिसाब से फिर से रेडी होने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी चिराग और अब्दुल दोनों ही वो अपने रूम में ही अभी हैरान और परेशान थे। चिराग अभी अब्दुल से कहता है, क्या लगता है तुम्हें हमें किंग को बता देना चाहिए या नहीं? हाँ, क्या हमें बताना चाहिए कि रानी साहिबा को किडनैप करने की कोशिश की गई थी और फिर उसको गौतम गुलेरिया और उसकी फैमिली की डेथ के बारे में भी, क्योंकि फाउंडेशन डे के ऊपर जो भी कुछ वहां पर राजमहल में हुआ था, क्या उसके बारे में हमें किंग को इस चीज के बारे में पता देना चाहिए नहीं क्या नहीं? हालांकि उस दिन कवीना लिशा को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं बस यही सोच रहा हूँ कि अब हम क्या करें। चिराग की ये बात सुनकर अब्दुल कहता है, अगर हमने ये बता दिया तो फिर हमें उन्हें ये भी बताना होगा कि बच्चों ने वहां पर क्या क्या किया है। क्योंकि अगर हमने कवीना लिशा के बारे में, इस हमले के बारे में बताया तो फिर क्योंकि उन्हें बचाने वाले में तो मेन रोल बच्चों का ही था, फिर तो हमें उस दिन का पूरा ही वाकया अब किंग को बताना होगा। और फिर बच्चों का अगर नाम आया तो फिर तो पता नहीं हमें किंग के गुस्से को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि मिस्टर करण गुलेरिया ने रोहित सर और अनिका मैडम को अभी फिलहाल के लिए बच्चों से रिलेटेड या उस हमले से रिलेटेड कुछ भी बताया होगा। अब्दुल की ये बात सुनकर अब चिराग कहता है, यार बताना तो होगा ना, इससे पहले कि उनको किसी और से पता चले, क्योंकि अगर हमने पहले नहीं बताया तो फिर तो शायद सर और मैडम हम दोनों के ऊपर बहुत ही गुस्सा करेंगे। इसलिए मेरे ख्याल से अभी हमें उन्हें खुद से ही बता देना चाहिए, ताकि उन्हें अगर कहीं बाहर से पहले पता चला तो फिर तो हमारी शामत आ जाएगी। और वैसे भी अगर कल हम राजमहल नहीं जाते तो हमें भी पता ही नहीं चलता। वो तो अच्छा हुआ कि प्रिंसेस लतिका के मुंह से निकल गया था। मेरे ख्याल से अब हमें सर और मैडम को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, क्योंकि अगर हम अब इस बात को छिपा भी लेंगे और शायद उन्हें कहीं बाहर से भी पता नहीं चलेगा तो हो सकता है कवीना लिशा पर जो हमला फाउंडेशन डे वाले दिन हुआ है वो दोबारा से हो। और किंग बिल्कुल भी ये नहीं चाहेंगे कि कवीना लिशा के ऊपर किसी भी तरह का हमला हो या उनकी जान को किसी भी तरह का खतरा हो, क्योंकि अगर हम उन्हें पहले से ही ये चीजें बता देंगे तो शायद सर राजमहल की में प्रोटेक्शन थोड़ी सी और बढ़ा सकें। यहाँ चिराग और अब्दुल आपस में अभी ये सब ही बातें कर रहे थे। उन दोनों के बीच अभी यही डिस्कशन हो रहा था कि आखिर अब उन्हें ये सब बता देना चाहिए या नहीं, क्योंकि एक तरफ तो वो आलिशा के बारे में पूरी तरह से अवेयर थे और वो उसके बारे में रोहित को भी बताना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर मामला बच्चों का था, इसलिए बच्चों के बारे में सोचकर वो अभी कंफ्यूज थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ अब तक इंस्पेक्टर अब्बास के साथ साथ वहां पर उनकी पूरी ही टीम के लोग अभी रेडी हो गए थे, क्योंकि इंस्पेक्टर अब्बास ने अर्जुन सिंह से कहकर सभी को पहले से ही मैसेज भिजवा दिया था कि उन्हें कल पेरिस स्पेशल डिपार्टमेंट में जाना है। इसलिए वहां निकलने के लिए अब तक सभी रेडी थे और फिर वो सभी अब एक एक करके अपने रूम से बाहर आ गए थे। जैसे ही सभी अब ग्राउंड फ्लोर पर इकट्ठा होते हैं तो अब वो वहां पर भूमिका इंस्पेक्टर अब्बास से पूछती है, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? भूमिका की ये बात सुनकर अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं कि रघुवीर शेखावत की बॉडी
पेरिस के स्पेशल डिपार्टमेंट ऑफिसर के हेडक्वार्टर में है और उसी सिलसिले में हमें वहां पर बुलाया गया है, क्योंकि कल की रात जब अर्जुन सिंह ने सभी को इन्फॉर्म कर दिया था तो उस वक्त भूमिका निखिल के साथ अपनी डेट को एंजॉय कर रही थी, इसलिए भूमिका को इस खबर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। इसलिए अभी मॉर्निंग में जब वो सब रेडी हो गए थे तब भूमिका ने उनसे पूछा था। इंस्पेक्टर अब्बास की ये बात सुनकर अब निखिल कहता है कि ठीक है, फिर हमें चलना चाहिए, और वैसे भी यहाँ से उनके हेड ऑफिस पहुँचने में कम से कम 2 घंटे तो लग ही जाएंगे, इसलिए अगर हम अभी निकलेंगे तो शायद तभी हम वहाँ पर टाइम से पहुँच सकते हैं। निखिल की ये बात सुनते ही अब अर्जुन सिंह भी कहता है कि ठीक है, तो फिर हमें बस अब जल्दी निकलना चाहिए, और वैसे भी एक केस सोल्व होता नहीं है कि तभी तो हमारे लिए तो दूसरा तैयार हो जाता है। हम लोगों ने तो सोचा था कि हमारा काम अभी यहाँ पर ख़त्म हो गया है, इसलिए अब हमें यहाँ से इंडिया जाना चाहिए। हम तो बस कल रात हम अब्बास सर और मैं बस हम यही सब डिसाइड कर रहे थे, लेकिन इससे पहले हम कोई भी डिसीजन लेते हमारे पास पेरिस डिपार्टमेंट से कॉल आ गया। अब अर्जुन सिंह की ये बात सुनते ही अब छठींद्री कहता है कि भाई हमारी जिंदगी तो ऐसी ही होती है, वैसे भी क्योंकि हमने फर्ज ही कुछ ऐसा संभाला है, इसलिए इसके लिए तो हमें हर समय तत्पर रहना ही पड़ेगा। आपस में ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए अब वो सभी बेसमेंट में आ जाते हैं और फिर अब वो अपनी गाड़ी में बैठकर अब पेरिस के हेड ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब तक अनिका भी, जो कि शावर लेने के लिए गई थी, वो भी अभी शावर लेकर अपने कमरे में आ जाती है, और अब वो कमरे में आने के बाद मिरर के सामने रेडी होने लगती है। अनिका को ऐसे रेडी होता हुआ देखकर रोहित अब अनिका से कहता है, क्या बात है अनिका, क्या आज भी कॉलेज जाने का इरादा है क्या? क्योंकि जिस तरह से तुम आज रेडी हो रही हो, कहाँ जा रही हो? रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है कि मन तो है, लेकिन वो क्या है, इस वक्त मैं डॉक्टर अमृता हूँ और मेरे पास एक केस आया है, तो सोचा कि पहले मैं बस उसी को ही पढ़ लेती हूँ। क्योंकि अनिका भूली नहीं थी कल की बातें, जब रोहित ने उससे रिक्वेस्ट की थी कि वो एक बार इसके रिपोर्ट्स को अच्छी तरह से पढ़ ले। इसलिए अब अनिका कहती है कि पहले उसे अपना वो केस सोल्व करना होगा। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है कि फिर ठीक है, मैं भी पहले शावर लेने के लिए जाता हूँ और फिर बात करता हूँ। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है, और अब वो पूरी तरह से रेडी होकर अब उस टेबल पर रखी हुई अब उस रिपोर्ट्स को उठाकर अब वो बड़े ही ध्यान से सोफे पर बैठ जाती है और उसे पढ़ने लगती है। सोफे पर बैठने के बाद अब वो एक एक करके उस रिपोर्ट्स को पढ़ना शुरू कर देती है। वहां अब तक रोहित भी शावर लेकर बाहर आ जाता है। जब वो अनिका को ऐसे रिपोर्ट्स को बड़े ध्यान से पढ़ता हुआ देखता है तो वो अब उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, क्योंकि रोहित अच्छी तरह से जानता था कि ये रिपोर्ट्स उसके पापा की ही है और अनिका को इसे समझने के लिए उसे एक शांत वातावरण देना होगा। और रोहित अब किसी भी तरह से अनिका को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो बिल्कुल भी कोई भी गलती नहीं होने देना चाहता था। और फिर अब वो अपने बेड पर बड़े ही ध्यान से अपना लैपटॉप खोलकर अब रोहित भी अब अपना काम करने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब तक करण गुलेरिया वो अपने रूम में रेडी हो जाते हैं, क्योंकि करण गुलेरिया को भी अभी राजीव गुलेरिया से मिलने के लिए जाना था। अब वो रेडी होकर अब वो अपने रूम से निकलकर अब सीधा ही पहले अंजलि के कमरे की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि वो भी पहले अब कंफर्म कर लेना चाहते थे कि दूसरी तरफ से अभी अंजलि भी रेडी हुई है या नहीं। ये चेक करने के लिए अब वो अंजलि मल्होत्रा के कमरे में जाते हैं। कुछ ही देर की डिस्टेंस के बाद वो वहां पहुंचने के बाद अब करण गुलेरिया उस अंजलि मल्होत्रा के रूम के दरवाजे को नॉक करने लगते हैं। कुछ देर तक जब दरवाजा खुला तो सामने अंजलि को तैयार देखकर अब करण गुलेरिया उनसे कहते हैं, अरे मैं तो तुम्हें यही कहने के लिए आया था कि रेडी हो जाओ, हमें थोड़ी देर में ही चलना है, लेकिन अच्छा हुआ तुम तो पहले से ही रेडी हो। करण की ये बात सुनकर अब अंजलि मल्होत्रा कहती है, मैंने अपनी बेटी के लिए आज तक कुछ भी नहीं किया है करण, आज जब मुझे मौका मिला है अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने का तो मैं पीछे नहीं हटना चाहती हूँ, चाहे उसके लिए मुझे किसी को भी क्यों ना फेस करना पड़े। क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मैं तो अपनी बेटी के बारे में जानती भी नहीं थी, और हूँ तो मैं एक माँ ही, भले ही मैंने उसका बचपन ना देखा हो, लेकिन जब मुझे ये पता है कि मेरी बेटी के सामने कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और अगर मैं उसे सोल्व कर पाई तो उससे मुझे बड़ी ही खुशी होगी। इसलिए
करण मैं क्यों नहीं तैयार होती। अंजलि की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया भी कहते हैं, हाँ अंजलि ठीक है, फिर मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। करण गुलेरिया की ये बात सुनकर अब अंजलि भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और फिर वो दोनों सीधा ही एलिवेटर के पास आ जाते हैं नीचे जाने के लिए। अब जैसे ही एलिवेटर वहाँ पहुँचती है तभी वो अंदर आते हैं और करण गुलेरिया अब ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस कर देते हैं। कुछ ही देर में वो दोनों अब नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आ जाते हैं। करण गुलेरिया अब ग्राउंड फ्लोर पर आने के बाद अब अंजलि से कहते हैं, तुम दरवाजे के पास रुको, मैं बस बेसमेंट से गाड़ी को लेकर आता हूँ। करण की ये बात सुनकर अब अंजलि भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और वो वहीं मेन डोर के पास अब करण का इंतजार करती है। तो वहीं दूसरी तरफ करण गुलेरिया भी अभी बेसमेंट में अपनी गाड़ी लेने के लिए चले जाते हैं। वहाँ अब वो एलिवेटर से ब्रेकफास्ट करने के लिए आ रहे करण गुलेरिया और मयूर दोनों की ही नजर अब वहां पर खड़ी हुई मिसेज अंजलि मल्होत्रा पर जाती है, क्योंकि यहाँ पर करण गुलेरिया तो पहले ही निकल गए थे लेकिन अंजलि अभी भी वहीं पर उनका इंतजार कर रही थी। तो अभी वहां पर आकाश और मयूर उनको देख लेते हैं। अब वो दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। यहाँ मयूर बड़े ध्यान से ही अब आकाश से पूछता है, क्या लगता है तुम्हें ये कहाँ जा रही है, क्योंकि जिस तरह से ये तैयार हो रखी हैं उससे तो लग रहा है ये जरूर पहले से बाहर जा रही हैं। मयूर की ये बात सुनकर अब आकाश गुलेरिया भी कहता है, वो तो पता नहीं है लेकिन हाँ मेरे ख्याल से हमें इनके पीछे पीछे चलना चाहिए। इन्हें इस तरह से अकेला छोड़ना शायद सेफ नहीं है, क्योंकि पीछे भी इनके साथ क्या हुआ था वो तो किसी से छिपा ही नहीं है। क्योंकि अब यहाँ पर ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसलिए इनकी सेफ्टी के लिए हमें इनके पीछे चलना चाहिए ताकि इनकी प्राइवेसी में भी किसी भी तरह का खलल ना हो और इनकी सेफ्टी भी हो जाए। अभी यहाँ पर आकाश और मयूर ये दोनों ये बात कर ही रहे थे कि तभी उनकी नजर अब दरवाजे पर जाती है, जहाँ पर करण गुलेरिया भी अपनी गाड़ी लेकर आ गए थे। करण को वहां पर गाड़ी में देखकर अब आकाश और मयूर दोनों ही हैरानी से अब एक दूसरे को देखते हैं कि इससे पहले कि करण या अंजलि की नजर उन दोनों पर जाती वो दोनों अभी छुप गए थे, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि करण गुलेरिया को उन दोनों के बारे में पता चले। अंजलि अब करण की गाड़ी के आते ही जल्दी से बैठ गई थी और कुछ ही देर में अब करण गुलेरिया अपनी गाड़ी को पहले से बाहर लेकर जाने लगता है। मयूर जानता था कि पैलेस में गाड़ी की स्पीड ज्यादा नहीं हो सकती है, इसलिए उसने भी अब जल्दी से आकाश से कहा, तुम उनकी गाड़ी पर नजर रखो, मैं बस बेसमेंट से जल्दी से गाड़ी निकाल कर लाता हूँ। मयूर की ये बात सुनकर अब आकाश भी हाँ में अपना सिर हिला देता है। यहाँ मयूर भी अब तब तक दौड़कर जल्दी से बेसमेंट में जाता है और अब वो जल्दी से वो अपनी गाड़ी को अनलॉक करता है और गाड़ी में बैठकर उसे लेकर जल्दी से वहीं जहाँ पर पहले अंजलि मल्होत्रा खड़ी थी वहां पर उस जगह पर अब आकाश खड़ा था। तो अब वो आकाश के पास आ जाता है। मयूर की गाड़ी को देखकर अब आकाश भी जल्दी से गाड़ी में बैठ जाता है और अब वो कहता है, मेन गेट से लेफ्ट लेना है, क्योंकि अभी पापा की गाड़ी बस में लेफ्ट ही गई है। ये सुनते ही अब मयूर कहता है, ओके भाई। यहाँ आकाश गुलेरिया अभी अनिका को कंटिन्यूसली फोन कर रहा था, लेकिन अनिका भी उसका फोन पिक नहीं कर रही थी। मयूर अभी आकाश से पूछता है, क्या हुआ आकाश, अनिका ने फोन उठाया या नहीं। अब मयूर की ये बात सुनते ही अब आकाश ने कहा, नहीं अभी उसने फोन तो नहीं उठाया, लगता है शायद वो कहीं बिजी है, क्योंकि अगर वो कहीं बिजी नहीं होती तो डेफिनेटली वो कॉल उठा लेती या फिर मुझे वो कोई मैसेज ड्रॉप करती। आकाश की ये बात सुनते ही अब मयूर गुलेरिया कहता है, चलो फिर कोई बात नहीं, उसे हम उसका काम करने देते हैं, क्योंकि अगर वो कहीं बिजी है तो वो भी कोई जरूरी काम ही कर रही होगी, इसलिए अब हम उसे परेशान नहीं करते हैं और अब हम करण अंकल का पीछा करते हैं, क्योंकि उनकी सेफ्टी भी हम लोग दोनों के लिए बहुत ही जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ अपने रूम में बैठी हुई अनिका अब तक पूरी तरह से उस रिपोर्ट को पूरा पढ़ चुकी थी कि उसे वक्त का एहसास ही नहीं हुआ कि सच में उस रिपोर्ट को पढ़ने में उसे कितना समय लग गया। तभी अब अनिका का फोन फिर से वाइब्रेट होने से अब एकदम से ही नीचे गिर जाता है, क्योंकि अनिका का फोन वहां पर टेबल पर एक कोने पर रखा हुआ था और आकाश ने जो कि बार बार उसे फोन कर रहा था, तो वाइब्रेशन की वजह से वो फोन टेबल पर हिल रहा था और वो धीरे धीरे उसके कोने से बिल्कुल नीचे गिर गया था। उस फोन के गिरने की आवाज से अनिका जल्दी से अपने फोन को नीचे से उठाती है तो वो देखती है कि उसके फोन पर अभी आकाश और भूमिका दोनों के ही मिस कॉल
कॉल आए हुए हैं और भूमिका का तो उसे मिस कॉल के साथ साथ मैसेज भी आया हुआ था। भूमिका ने मैसेज में लिखा हुआ था, अनिका कहाँ बिजी हो यार, तुम अब तक सो रही हो क्या, या मेरा भाई तुम्हें उठने ही नहीं दे रहा है, लगता है रोमांस के लिए रात कम पड़ गई है तुम दोनों के लिए। भूमिका ने अनिका को चिढ़ाने के लिए सीधा ही ये मैसेज लिख दिया था, क्योंकि भूमिका के कई कॉल करने के बाद भी जब अनिका की तरफ से फोन को रिसीव नहीं किया गया तो भूमिका ने फ्रस्ट्रेशन होते हुए ये सब लिख दिया था। भूमिका के इस मैसेज को पढ़कर तो अब अनिका एकदम से ही ब्लश करने लग जाती है और अब वो उसके मैसेज को देखकर अब एक नजर अब रोहित की तरफ डालती है। जैसे ही अनिका अब रोहित की तरफ देखती है तो वो रोहित अभी अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। हालांकि रोहित का ध्यान अभी अनिका पर नहीं था, इसलिए अनिका भूमिका को एक मैसेज टाइप करती है और वो उसे लिखती है, फोन क्यों किया है तुमने, कुछ इम्पोर्टेंट था क्या। ये लिखते हुए ही अब अनिका उस मैसेज को भूमिका को सेंड कर देती है। तो वहीं अब वो आकाश को भी एक मैसेज ड्रॉप कर देती है कि क्या हुआ है आकाश, सब ठीक तो है ना, इतने सारे कॉल क्यों किए हुए हैं, क्या कहीं कुछ गड़बड़ है क्या। वहीं दूसरी तरफ जब आकाश ने अनिका के मैसेज के नोटिफिकेशन की आवाज सुनी तो अब जल्दी से अपने फोन को ये मैसेज में जाता है और उसे चेक करता है। तो अब वो अनिका के मैसेज को पढ़कर अब उसे रिप्लाई करते हुए कहता है, हाँ अनिका, वैसे तो सब ठीक है, वो मैं और मयूर दोनों किसी जरूरी काम से बाहर आए हैं, हमने सोचा कि तुम भी हमारे साथ आ जाती, बट इट्स ओके, अब तो हम घर से अब हम वापस घर आकर ही इसके बारे में बात करते हैं। आकाश का ये मैसेज पढ़कर अब अनिका उसे थम्स अप का एक इमोजी सेंड कर देती है, क्योंकि अनिका खुद भी बिजी थी, इसलिए अनिका ने भी अब आकाश से ये नहीं पूछा कि आखिर वो बाहर कहाँ जा रहे हैं, कहीं कोई काम तो नहीं था। अनिका ने भी यही सोचा कि आकाश और मयूर वो दोनों ही इस काम को संभाल लेंगे। तो वहीं भूमिका का रिप्लाई अब तब तक वो फोन को एक साइड रखने को होती है, तब तक अब भूमिका का भी रिप्लाई अनिका के फोन पर आता है और वो भी कहती है अभी कुछ जरूरी काम से बाहर आए हुए हैं, वापिस आकर बाहर तुमसे बताती हूँ कि क्या हुआ। ये मैसेज देखकर तो अब अनिका अपने मन में ही सोचती है कि कमाल है, आज तो सभी को ही एक साथ ही जरूरी काम आ रहे हैं और सभी ही कह रहे हैं कि आके बताते हैं, कोई भी काम भी नहीं बता रहा और कॉल भी इतने आए हुए हैं। इसलिए भूमिका के मैसेज को पढ़ने के बाद भी अब अनिका थम्स अप का इमोजी सेंड कर देती है। अब अनिका ये अपने उस थम्स अप को भेजने के बाद अब वो फिर से अपने फोन को साइड में रख देती है और अब वो रोहित की तरफ देखते हुए कहती है, क्या हुआ है मिस्टर मारवा, लगता है काफी बिजी हैं आज आप। अनिका के इस सवाल पर अब रोहित अपने काम से ध्यान हटाता है और अब रोहित कहता है कि हाँ कुछ खास नहीं अनिका, बस मैं कल मारवा ग्रुप ऑफ कंपनीज में बोर्ड मीटिंग है, तो वहाँ पर ये डिसाइड होने वाला है कि कंपनी का हेड कौन होगा, क्योंकि तुम तो जानती ही हो ना कि वहाँ पर अब सबको इस बात का पता चल रहा है कि मेरी याददाश्त जा चुकी है, तो अब बस वो वहाँ पर हेड के बारे में कुछ सोच रहे हैं, इसलिए मैं बस उसी की ही तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी एब्सेंस में वहाँ पर कोई भी गड़बड़ हो, मेरी पावर किसी भी ऐसे इंसान के हाथ में आए जो उसका मिसयूज करे। रोहित की ये बात सुनते ही अनिका कहती है, लेकिन मिस्टर मारवा इसकी क्या जरूरत है। ये सुनते ही अब रोहित ने कहा, क्योंकि उनके हिसाब से अब रोहित मारवा इस काबिल ही नहीं है कि वो कंपनी को आगे संभाल सकता है। खैर छोड़ो इन सब बातों को, तुम पहले मुझे ये बताओ कि क्या उनके बचने के कोई चांसेस हैं। रोहित अब यहाँ पर सीधे ही अनिका से उस रिपोर्ट के बारे में पूछता है जो अभी वो पढ़ रही थी। रोहित के इस सवाल पर अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा रिपोर्ट देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो इन्हें सीरियस हेड इंजरी हुई थी, जिसकी वजह से इनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन इनकी जान तो बच गई थी। इन्हें बहुत मुश्किल से उस समय बचाया गया है, इनका बचना किसी मिरेकल से कम नहीं है और हाँ इन्हें हम सर्जरी से बचा सकते हैं, लेकिन एक बार मुझे इस केस को लेकर राजलक्ष्मी से डिस्कशन करना होगा। ये सुनते ही अब रोहित ने कहा कि क्या तुम्हें तुम्हारी पूरी टीम चाहिए, तो मैं अभी बेंगलोर से उन्हें यहाँ पर बुलाने की अरेंजमेंट करवा सकता हूँ, क्योंकि अगर इस केस के लिए तुम्हें अपनी पूरी की पूरी टीम ही अगर चाहिए तो अनिका प्लीज मुझे बता दो, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम इस तरह की सर्जरी में अपनी टीम पर ही पूरी तरह से भरोसा करती हो, ना कि किसी अदर डॉक्टर पर या किसी अदर टीम पर, क्योंकि रोहित यहाँ पर डॉक्टर अमृता के काम को
अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि डॉक्टर अमृता की खुद की एक अपनी टीम थी जो बेंगलोर में ही रहती थी। उसकी उस टीम में बेंगलोर की टीम के साथ राजलक्ष्मी भी इन्वॉल्व होती थी। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, लगता है कि मिस्टर मारवा भूल गए हैं कि इस वक्त डॉक्टर अमृता की याददाश्त चली गई है, तो बताओ वो कैसे अपनी टीम को गाइड कर सकती हैं। बट यू डोंट वरी, मैं हैंडल कर लूंगी मिस्टर मारवा। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है कि सर्जरी के सक्सेस होने के कितने चांसेस हैं अनिका, क्या तुम मुझे ये बता सकती हो। रोहित के इस सवाल को जब अनिका ने सुना तो अब उसने रोहित की आंखों में एक अपने पापा को बचाने की एक उम्मीद दिखाई दे रही थी, और अनिका इस उम्मीद को बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहती थी। इसलिए अनिका अब रोहित के पास गई और अब वो अपने दोनों ही हाथों को रोहित के गले में रखते हुए कहती है, मिस्टर मारवा, सक्सेस रेट इज 90% एंड एज यूजुअल, जैसे कि मैं कहती हूँ 10% ऊपर वाले की मर्जी।